आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों क्या करता है? क्या वो उसको बर्खास्त करता है, निर्वाचन करता है, या फिर चयन करता है, नियुक्ति करता है? इसका जो सही आंसर है ये है अपना चयन करता है। सिर्फ जो ये इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूपीएससी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको अगर फुल फॉर्म के अंदर लिखने को एग्जामिनर पूछ सकता है, किसके अंदर आता है? ये यूपीएससी के अंदर आता है। दूसरी चीज, ये किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आर्टिकल आता है जी 315 आर्टिकल के तहत। बड़े ध्यान सुनना एक चीज, क्या बोला मैंने? यूपीएससी किस आर्टिकल के तहत आता है? 315 आर्टिकल के तहत आता है। दूसरी चीज, ये एक हमारी संवैधानिक बॉडी है। कई बार क्वेश्चन आता है ये हमारी कौन सी है? संवैधानिक बॉडी है, निकाय है, या फिर असंवैधानिक है? ये हमारी कैसी है? संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। दूसरी चीज, इसको जो चुनने का काम करता है, इसके जो मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, उसको चुनने का काम कौन करता है? उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। एक और चीज समझने के, इसमें कई बार क्वेश्चन के अंदर आती है एग्जाम में, जो यूपीएससी है ना, इसका जो चुनाव करने का काम और इसको हटाने का काम कौन करता है? यूपीएससी करती है। मेंबर्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यूपीएससी की। उसके बाद एक चीज और देखिएगा, एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है? जो यूपीएससी है ना अपना, उसके अंदर अगर हमारे को किसकी बात करें? सेवाओं की बात करें, अगर उसमें वैकेंसी की बात करें, अगर वैकेंसी बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? उसमें जो हमारी राज्यसभा है ना, क्या बोले? उसमें जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा है, वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। उसके बाद इस आर्टिकल का यूज करके ये 312 अनुच्छेद, क्या बोला मैंने? 312 अनुच्छेद, अनुच्छेद का प्रयोग करके एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, प्रस्ताव पास करेगी। फिर क्या कर सकती है? इसमें हम यूपीएससी के अंदर ये सेवाओं को बढ़ा भी सकती है, यानी वैकेंसी है, या फिर कितनी कौन सी सेवा इसके तहत आएगी, कौन सी तहत नहीं आएगी, यानी जो बढ़ाने का काम है कौन कर सकती है? ये कर सकती है अपनी राज्यसभा। किस आर्टिकल के तहत? 312 के तहत संघ लोक सेवा आयोग में किसकी? भारतीय सेवाओं को बढ़ाने का काम कर सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं को कौन कर सकती है? अपनी राज्यसभा। ये जो केवल और केवल है ना, ये काम केवल और केवल राज्यसभा कर सकती है, न कि हो सकता है लोकसभा का भी आ जाए। क्या बोलेंगे? क्या लोकसभा भी कर सकती है ये काम? ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती थी। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें सीखेंगे हम। क्या कह रहा है यहाँ पे? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? क्या कह रहा है इसका मतलब? ये कह रहा है कि जो संविधान है ना अपना, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसका किसका चुनाव नहीं करता, यानी संविधान के तरीके से हम किसको नहीं लेते। दूसरा मतलब और देख लो इसका, कि हम संविधान के दायरे में किसको नहीं रखते। संवैधानिक दायरे से कौन सी चीज बाहर है इसके अंदर? वित्त आयोग है, योजना आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, या चुनाव आयोग है? बड़े ध्यान से देखना, जो संवैधानिक उपबंधों का मत देखो, दो तरीके की बॉडी होती है, दो तरीके के निकाय होते हैं। अगर जिसमें संविधान के अंदर कुछ लिखा है, क्या बोला? अगर संविधान के बारे में, संविधान में उस बॉडी के बारे में या उस निकाय के बारे में अगर संविधान के अंदर लिखा तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक निकाय। दूसरा होता है असंवैधानिक निकाय, जो अभी अभी हमने पीछे देखा। असंवैधानिक निकाय कौन सा होता है? जिसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा होता। अब वो कौन सा यहां पे जिसमें नहीं लिखा? ये है अपने पास योजना आयोग। क्या है ये? योजना आयोग है। इसका जो आंसर रहेगा योजना आयोग है। अब एक चीज और देख देते हैं, ये अपना योजना आयोग है, संविधान में इसका कोई भी उपबंध नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है संविधान के अंदर इस चीज का, ये संविधान के दायरे से बाहर है। एक और चीज सीखते हैं यहाँ पे इन चीजों के बारे में, ये हमारी संवैधानिक बॉडी है, यानी संविधान के बारे में, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। कहां पे? वित्त आयोग, यानी फाइनेंस कमीशन। ये किस में आता है? ये आर्टिकल 280 में आता है। क्या बोला? ये आर्टिकल 280 में आता है। इसका चुनाव कौन करता है? इसका चुनाव राष्ट्रपति करता है, यानी प्रेसिडेंट। दूसरी चीज, अभी अभी हमने पढ़ा आर्टिकल कितना? 315, यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं, अभी अभी पढ़ा हमने। चुनाव आयोग जो क्या करता है? चुनाव कराने का काम करता है। आर्टिकल कितना रहेगा इसका? इसका आर्टिकल रहेगा 324।
क्या बोला, इसमें आर्टिकल रहेगा, चुनाव आयोग का आर्टिकल रहेगा। कभी कभी सीधा आर्टिकल एग्जामिनर पूछ लेता हमारे से, चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, 324 आर्टिकल है। और चीज समझते हैं, ये जो चुनाव आयोग है ना, इससे कई बार एक क्वेश्चन आता है, ये कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर, एक होता है या एक से अधिक होते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बना देता है एग्जामिनर। तो इसके अंदर कितने मेंबर हैं, इसके अंदर अब 3 मेंबर होते हैं। एक तो एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 होते हैं अन्य। इसके क्या बोलेंगे, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। अब एक चीज और देखिए, अगर डिसीजन लिया जाता है किसी भी मैटर से संबंधित, तो डिसीजन लिया जाता है मेजोरिटी से संबंधित। क्या बोलेंगे, मेजोरिटी पे इसका डिसीजन लिया जाता है। और चीज समझते हैं इसके बारे में। अब ये चुनाव कराने का काम तो करती है, लेकिन किस किस का चुनाव कराती है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं चुनाव किसका किसका कराएगी। सबसे पहले तो हमारी लोकसभा का चुनाव कराती है, लोकसभा। दूसरी है राज्यसभा, राज्यसभा। तीसरा है अपना राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। और फिर है अपना उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और फिर जो बच गई अपनी एक, जो विधान सभाएं होती है ना, क्या बोला मैंने, विधान सभाएं, विधान सभाएं, सभी राज्यों की विधान सभाएं। दोबारा फिर सुनो, क्या बोला मैंने, सभी राज्यों की। पहला तो चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, राष्ट्रपति, लोकसभा का, राज्यसभा का। चुनाव आयोग किसका चुनाव कराता है, दोबारा फिर सुनो, लोकसभा का, राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का। विधानसभाएं जितने भी राज्यों की हैं, विधानसभाओं का। लेकिन क्वेश्चन यह सही होता है, क्योंकि जो हमारी लोकल बॉडी होती है ना, लोकल बॉडी के अंदर कौन से आते हैं, म्यूनिसिपैलिटी जाती हैं, उसके बाद ग्राम पंचायत है, इनका चुनाव भी क्या ये कराता है, नहीं। ये कई बार क्वेश्चन हो जाता है, ये किसके दायरे में आता है, ये आता है राज्य के दायरे में। इसका जो स्टेट का अलग से जो कमीशन होता है, वो चुनाव कराता है इसका। समझ में आ गया, यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। लेकिन एक दो चीज इसके बारे में पढ़ ले। इसकी जो स्थापना करी थी ना, वो करी थी 1950 के अंदर। किसमें, 1950 के अंदर इसको बनाया गया था, योजना आयोग को। उसके बाद देखो, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इस योजना आयोग को नीति आयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नीति आयोग बोला जाता है इसको, नीति आयोग, नीति आयोग बोला जाता है। लेकिन एक चीज और देखो, नीति कब से शुरू है, ये 1 जनवरी 2015 से चल रहा है ये। क्या, अपना योजना आयोग कब बना था, ये बना था 1950 में। लेकिन इसको बदल दिया गया है, कब बदला गया इसको, 1 जनवरी 1915 से इसको क्या बोलने लगे हैं, नीति आयोग। क्या बोलने लगे इसको, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट अपने पास, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से, क्या बोला यहाँ पे, 21 से 18 कर दी गई, यानी कम कर दी गई। अब एक चीज और देखो, क्या कह रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, संविधान संशोधन, यानी संविधान के अंदर क्या करना, फेरबदल कर देना, कुछ चीज जोड़ देना, कुछ चीज को हटा देना, यानी किस चीज के अंदर बदलाव कर देना, ये बदलाव ही तो है। एक चीज और देखिए, जो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया ना, बड़े ध्यान समझना, मैंने क्या बोला, जो संविधान का संशोधन है ना, ये केवल और केवल कौन कर सकता है, ये केवल लिखा मैंने, केवल और केवल कौन कर सकता है इसको, संसद कर सकती है। क्या बोला मैंने, संसद कर सकती है केवल और केवल संशोधन करने का काम। यानी संविधान के अंदर कोई चीज जोड़नी है, कोई चीज हटानी है, या किस चीज को बदलना है, ये काम केवल और केवल संसद कर सकती है। किस आर्टिकल के तहत, 368 आर्टिकल, 368 अनुच्छेद के तहत। समझ में आ गया, आगे देखिएगा क्या किया गया, संविधान ने किसके तहत, जो मतदान की यानी वोट डालने का जो अधिकार है, उसकी उम्र 21 से 18 कर दी गई। किस संविधान, ये की गई थी क्या, 1963, 64, 61 या 62। सही आंसर क्या रहेगा इसका, 1961 में किया गया था। ये एक चीज और देखो, अगर मान लेते संविधान संशोधन करते हैं, तो क्या लिखा जाता है, संविधान, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला गया, यानी संविधान संशोधन अधिनियम बनता है। एक और चीज देखिएगा, पहले तो सबसे पहले इसको बोल, देखो ध्यान से देखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संशोधन, पहले ये होता है बिल। क्या बोलते हैं इसको, पहले बिल बोलते हैं इसको। अधिनियम कब बनता है, क्या पहले कोई चीज आती है बिल के रूप में। क्या बोला मैंने, कोई चीज संविधान जब संशोधन करना होता है, कोई चीज सबसे पहले अगर संसद के अंदर आएगी तो बिल के रूप में आएगी। पहले उसको पास करना होता है लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, अगर फिर उसके बाद अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है, बिल से
वो क्या बनता है, बिल से एक अधिनियम, एक एक्ट बन जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। कौन सा था ये, 61वां संविधान संशोधन था। कब हुआ था, याद रखना, ये एक्ट तो था, ये अपने पास 1988वां एक्ट था। क्या बोला मैंने, 1988 एक्ट था। कौन, क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988। लेकिन ये फोर्स में कब आया था, लागू कब से हुआ था, ये हुआ था 1989 के अंदर। क्या बोला मैंने, 1989 के अंदर ये लागू हुआ था। एक और चीज समझ लेते हैं, किस आर्टिकल में चेंज किया गया था। जो ये चेंज किया गया था ना, जो ये बदलाव किया गया था, ये आर्टिकल 326 में किया गया था। क्या बोला मैंने, आर्टिकल 326 में बदलाव किया गया था। एक और चीज आता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारा वोट डालने का अधिकार है, क्या बोला मैंने, वोट डालने का अधिकार है, वो किस तरह का अधिकार है। कई बार हमारे पे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर यहाँ पे, क्या वो हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या वो हमारा फंडामेंटल अधिकार है, यानी कह सकते हैं उसको मौलिक अधिकार है, क्या वो एक, अगर कहें लीगल राइट है। तो हमारा सीधा जवाब देना हमारे को किस तरह का राइट है, वो हमारा एक वोट डालने का अधिकार, एक हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस बात को ध्यान रखना। अब हमने क्या पढ़ा था, संविधान किस संशोधन के द्वारा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। 21 से 18 कर देगी, इसका जवाब था हमारे पास 61। संशोधन करने का काम केवल और केवल संसद कर सकती है, किस आर्टिकल के तहत, 368 आर्टिकल के तहत। पहले ये होता है, सबसे पहले संविधान संशोधन बिल होता है, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही ये एक्ट बनता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है हमारे पास ये, क्या अगर बगैर, जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता, तो क्या वो एक्ट बन जाता है, क्या वो एक्ट कहलाता है, नहीं कहलाता। एक्ट केवल और केवल, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, एक्ट केवल और केवल तभी कहलाएगा जब राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर करता, तभी बिल से एक एक्ट बन पाएगा। समझ में आ गया ना। उसके बाद ये कब आया था, ये बिल कब आया था, 1988 के अंदर आया था, एक्ट बन गया था। लेकिन फोर्स में कब आया था, 1989 में, यानी 1989 के अंदर आया था। अगर हम डेट लिखना चाहें तो 28 मार्च, क्या बोला मैंने, 28 मार्च को आया था, 28 मार्च। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास, संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पास हुआ। बड़े ध्यान से देखना, दल बदल का मतलब क्या होता है, दल बदल का मतलब हो गया एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना, या तो अपनी मर्जी से चले जाना, या फिर हमने मान लेते हैं कोई भी हमारे पास जो एमएलए है या एमपी है, एक पार्टी चुन के दूसरी पार्टी में चला गया, या तो अपनी मर्जी से चला गया, या दूसरे के द्वारा बुला लिया गया, या मतलब खरीद लिया। कई तरीके से होते हैं, कई तरीके से हम, या फिर जो हमारे एमएलए एमपी होते हैं वो एक दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, संसद द्वारा दल बदल विरोधी, यानी इसके विरोध में जब भी मर्जी थी एक पार्टी दूसरी पार्टी में चले गए, इसके प्रति कानून लेके आएंगे। वो कानून कब आया था, वो कानून आया था क्या 1984 में आया था, 1985 में आया था, 86 में आया था, 88 में आया था। इसका सही जवाब है 1985 में आया था। इसके लिए भी एक संविधान संशोधन प्रक्रिया चली थी। क्या बोलेंगे, इसके लिए भी एक संवैधानिक प्रक्रिया चली थी, यानी संविधान के अंदर क्या बोलेंगे, ये हम कह सकते हैं संविधान के अंदर, संविधान के अंदर संशोधन किया गया था। वो संशोधन था जी 85वां। क्या बोला मैंने, वो संशोधन था 85वां संविधान संशोधन था, जो कब हुआ था, 1985 के अंदर, 1985 के अंदर, सॉरी, ये 52वां संविधान, कौन सा था ये 52वां संविधान संशोधन था, जो 1985 के अंदर जोड़ा गया था। एक और चीज बन जाती है, जो हमारी अनुसूची है ना, क्या बोला मैंने, अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। क्या बोलेंगे, जो दल बदल है ना, यानी क्या कह सकते हैं, अब 1985 में हमारी अनुसूची कौन सी आई थी, 10वीं अनुसूची आई थी। कौन सी आई थी, 10वीं अनुसूची आई थी, जिसमें कहा गया था किसके बारे में, दल बदल कानून के बारे में। क्या बोला गया, दल बदल कानून के बारे में कब बोला गया था, 1985 में। संविधान संशोधन कौन सा था, वो 82वां संविधान संशोधन था। उसके बाद अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची, इसके में बाद में जोड़ी गई थी 1985 के अंदर। अब अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन एक और बनता है, चलो छोटी बात यहां बता देते हैं, कितनी अनुसूची थी अपने पास, जब संविधान बना तो अपने पास केवल और केवल 8 अनुसूची थी। अब कितनी हो गई हैं, अब हो गई हैं अपने पास 12। समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज और लगे, आप देख लेते हैं, आर्टिकल कितने थे, अनुच्छेद थे ना, जो अनुच्छेद अनुच्छेद थे अपने पास 395। क्या बोलेंगे,
अनुच्छेद थे 395, लेकिन अब कितने हो गए, अब जो है ना वो 470 प्लस हो चुके हैं अपने पास। और चीज देखेंगे उसके बाद, अगर हम भाग की बात करते हैं जिसको पार्ट बोलते हैं, पार्ट कितने थे, पार्ट थे अपने पास से 22 पार्ट थे। अब कितने हो चुके हैं अपने पास, अब अपने पास हो चुके हैं 25 पार्ट हो चुके हैं। यानी कह सकते हैं, एक चीज और समझनी है यहाँ पे, केवल और केवल अभी तक जो डिलीट किया गया है ना, हटाया गया है, वो केवल और केवल एक ही भाग हटाया गया, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। एक भाग हटाया गया है, वो 7वां भाग, क्या बोल सकते हैं, यानी 7वां भाग हटा लिया गया, किससे, जो हमारा संविधान है उससे एक भाग हटाया गया है। लेकिन कितने ऐड कर दिए गए उसके अंदर, 4 फिर ऐड भी कर रखे इसके अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई सारी बातें। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन रखते हैं इसके अंदर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है, इसका तो सही जवाब ये है हमारा राष्ट्रपति। एक चीज और देखिएगा, मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमारी संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी असंवैधानिक निकाय, जितने भी संवैधानिक निकाय है ना, इनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ, याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन करता, चुनाव करता राष्ट्रपति। लेकिन अभी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उस जजमेंट के अंदर क्या कहा गया है, बड़े ध्यान सुनना, चाहे हमारा यूपीएससी हो, चाहे हमारा ये जो वित्त आयोग बोलते हैं, फाइनेंस कमीशन हो, या फिर कह सकते हैं हमारा क्या बोलेंगे, मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर कैग बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं महान्यायवादी हो सकता है, जितना भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, सभी का चुनाव कौन करता है, सभी का चुनाव करता है हमारा राष्ट्रपति। लेकिन अभी अभी जो इलेक्शन कमीशन, क्या बोला मैंने, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, आर्टिकल कितना बताया था मैंने, 324 बताया था, आर्टिकल 324 के तहत अब उसका जो चुनाव करेगा ना, उसको चुनेगा एक तो हमारा जो पीएम है, एक क्या बना इसके लिए, एक पहले कमेटी बनी है, क्या बोलेंगे, कमेटी बनी है, कमेटी में कौन कौन होंगे, एक तो हमारा होगा पीएम प्रधानमंत्री, एक होगा अपने पास अपोजिशन का, क्या बोलेंगे, अपोजिशन का लीडर, तीसरा होगा अपने पास सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी 3 बंदे मिलकर कमेटी बनाएंगे, और ये कमेटी, ये कोलिजियम की क्या करेगा, फिर चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त उनका चुनाव करेगा। अभी अभी हाल ही में हुआ है, जो हमारी सीबीआई होती है, क्या बोलेंगे, जो सीबीआई होती है उसके आधार पे, उस जैसा सीबीआई भी अपनी सीबीआई है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसका चुनाव भी, उसको भी चुनना काम कौन कौन करते हैं, ये कोलोजियम होता है, जिसमें अपने पास अपने प्रधानमंत्री होते हैं, अपोजिशन का लीडर होता है, क्या बोलेंगे, अपोजिशन का लीडर। अपोजिशन का मतलब अगर मान लेते हैं अपोजिशन का लीडर नहीं है, तो जो अधिक संख्या में जिसके मेंबर है ना, एमपी जिसके अधिक हैं, तो क्या करेंगे, उसके उस पार्टी का लिया जाएगा वो लीडर। उसके बाद अपने पास सीजीआई बनता है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का सही जवाब है। अब किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 124, क्या बोला मैंने, आर्टिकल 124 के तहत इसका चुनाव किया जाता है, किसका, उच्चतम न्यायालय। अब एक चीज और देखेंगे, खास इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में आती है, उच्चतम न्यायालय अगर किसी के, किस चीज का, आर्टिकल 32 का, बहुत बार आता है ये, आर्टिकल 32 का यूज करके अगर किसी के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, क्या बोला मैंने, मौलिक अधिकार, लिख लेना, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकारों का जो पार्ट नंबर किस में रखे गए हैं, जो पार्ट नंबर यानी भाग नंबर 3 के अंदर रखे गए हैं, कहां से कहां पे ये अपने बनते हैं 12 से लेके 36 तक, क्या बनते हैं अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगर हनन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किन का यूज करके, आर्टिकल 32 का यूज करके। दूसरी बात और सुनो, अगर किसी के फंडामेंटल राइट हनन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेके खुद ही एक्शन ले सकता है इस पे, किस आर्टिकल यूज करके, 32 आर्टिकल का यूज करके। कौन, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के संदर्भ में कहा जाता है, जो अपने हाई कोर्ट्स हैं वो आर्टिकल कितना यूज करेंगे, वो आर्टिकल करेंगे 226 का, क्या बोला मैंने, 226 आर्टिकल का यूज करके क्या करते हैं, वो रिट जारी करते हैं, फंडामेंटल राइट किसी के हनन होते हैं तो। अब एक और चीज है, जो फंडामेंटल राइट किसी के हनन होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है, ये रिट की पावर है, क्या बोला मैंने, रिट की पावर है ये, रिट की पावर। आगे देखिएगा रिट की पावर,
ऐसे ही एज इट इज आर्टिकल अपने पास हाई कोर्ट्स का। समझ में आ गया। अब एक और चीज देख सकते हैं, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है जो रिट जारी करने की जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है या फिर हाई कोर्ट की ज्यादा है। ऐसा लगेगा हमारे को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल किसी के मौलिक अधिकारों को हनन होने पे, फंडामेंटल राइट्स के हनन होने पे ही रिट जारी कर सकता है आर्टिकल अंडर 32। बट अगर किसी अदर मैटर अगर अदर मैटर है, फंडामेंटल के राइट फंडामेंटल के जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके अलावा भी अगर कोई लीगल मैटर है तो हाई कोर्ट्स मौलिक अधिकारों के हनन होने पे तो रिट जारी कर ही सकता है, बट ये लीगल राइट के संदर्भ में भी क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। मतलब ये केवल और केवल रिट जारी फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकारों के हनन होने पे, और ये हनन होने मौलिक अधिकार हनन होने के साथ साथ कोई अदर लीगल मैटर है तो उस पे भी रिट जारी कर सकता है। तो मतलब अब हाई कोर्ट्स की ज्यादा हुई क्या रिट जारी करने की पावर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक और चीज देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। क्या बोला मैंने, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भाग नहीं है। बट आर्टिकल कितना 32 ये फंडामेंटल जो राइट्स है 32 आर्टिकल है, ये अपने बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम फिर किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।